दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल बुलाखीराम की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, गंगाराम पटेल को बुलाखीराम ने आज का हाल सुनाया। पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा, तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर, घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी-जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था।
उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका-हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। आठ उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्तिकाल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए। बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं।
दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प, बुलाखी बोला। आप कहानी जारी रखिए। बुलाखी। राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी। जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। आथ जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो, क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखीराम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तानकर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाखीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनीमानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा, तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूं, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयाराम, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर। दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ।
यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और कामधंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी मां ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राजदरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिनदहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहित्राही मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया। राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। अतः उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहां के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। राम दूरामार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर यह चिन्ता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी में पड़ गया। सका सामना होना था दुदांत लुटरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन सुरते और हाँ पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को? यही सब सोच सोच का उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे।
किसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदुली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। आथा चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहां पहुंची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वह यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद में जा समाया। संयोग की बात कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते ही डाकुओं का वह दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चित भाव से उसके पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वह कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहां दो पोटलियां लटक रही हैं। जरूर यह पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने जन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो। डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे। लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थीं। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माँ की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सबके सिर इकट्ठे किए और दो बड़े बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला वह उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ।
उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, हे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वह दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वह मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाखी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाखी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाखी से कहा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाखी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला
जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है। यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूं, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूं। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला।
अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था, आथ वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है। आथ थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी। कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंदपूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे। आथ हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। आतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ, तो बुलाखी राम। जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया।
तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, आठ मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूं। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हावभाव और चालढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परमगुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देख कर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाकी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाकी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है, वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगा जी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाखीराम सो गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।